Assalamu alaikum to all viewers. This is Asad Ali Kazi with new episode with new guest. Today I am again honored for this session. मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ. I would like to introduce मोहम्मद आमिर इकबाल मलिक साहब. He is currently in Islamabad और even it will take time इनका introduction क्योंकि बहुत ज़्यादा था, but I will try कि और जल्दी हो जाए. He has around 22 years industry experience. Different industries में काम किया इन्होंने, but mainly spent time in fertilizer और agriculture industry. Currently he is working as the CEO Time and Tune Freight Solutions. और ये जो Time and Tune है ये freight solutions हो, business consultancy हो, supply chain improvement हो, business startups हो, इस पे काम कर रहे हैं. Other than that, he has MBA, he has MPhil, he has certifications in supply chain. खुद CSCP है supply chain में. करंटली सप्लाई चेन क्लब इस्लामाबाद को डील कर रहे हैं. और इनकी बहुत अच्छी बात जो कि एक मेरी विश भी है, आई विश आई कुड डू, इंडस्ट्री और एकेडमिया को क्लोज करने के लिए इनके बहुत एफर्ट्स हैं और उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि पाकिस्तान में सप्लाई चेन की एजुकेशन, क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली दोनों को मॉनिटर किया, पाकिस्तान में सप्लाई चेन एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन, यूनिवर्सिटीज क्या करें? जैसा कि अगर हम कहें कि जी एग्री पाकिस्तान की इकोनॉमी का 70% है, एक बात. दूसरी बात ये आ जाती है कि जी जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए लाइफ लाइन है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है. तो इसके लिए मैं ये कहता हूं कि जो एग्री साइड है उन्होंने अपने हिस्से का पूरा काम किया. एक किसान ने बीज बोया, हल चलाया, अपना पसीना जो है वो बहाया, फिर उसको टाइमली पेस्टिसाइड दिया, फिर उसको लुक आफ्टर किया, फिर जब उसकी कटाई हो जाती है वहां उसकी यील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. अब यील्ड जब हो जाती है तो उसका काम खत्म हो जाता है. अब किसान के खेत से जो हैंडलिंग स्टार्ट होती है, ये सप्लाई चेन का और एग्री का जो बैरियर है, जहां से जिम्मेदारी शिफ्ट हो जाती है, वो बेसिकली सप्लाई. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हमने फार्मर को जाके खेत में अभी तक नहीं दिया, तो इस वजह से उसकी यील्ड, ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि हम अपनी यील्ड को डे बाय डे बढ़ा लेते हैं, लेकिन आगे एग्री की सप्लाई चेन न होने की वजह से उस यील्ड का 50% जो है वो लॉस हो जाता है. और वो लॉस कहां पे होता है? आपके तमाम रिसोर्सेज का लॉस हो गया, आपने जो ह्यूमन एफर्ट लगाई उसका लॉस हो गया, आपने जो पानी लगाया उसका लॉस हो गया, आपने जो बीज पेस्टिसाइड लगाया सबका लॉस हो गया. बेसिकली वहां पे हैंडलिंग प्रॉपर नहीं होती जो खेत से लेके मंडी तक है. इसके दरमियान में एक वहां पे खेत में हैंडलिंग है, दूसरी इसकी ट्रांसपोर्टेशन है. उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर स्पॉइलेज है, लीकेज है. रास्ते में आप देखते हैं कि जब गंदम हार्वेस्ट हो के ट्रांसपोर्ट हो रही होती है तो रोडों के ऊपर आपको नजर आ रही होती है. फिर वहां पे आप अगर सब्जियां हैं तो उनको प्रॉपर पैकिंग नहीं मिल रही होती. पेरिशेबल गुड्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, सिट्रस हैं, वो जिस जगह पे पड़े हुए हैं तो उनको पैकिंग और हैंडलिंग और कोल्ड स्टोरेज नहीं मिल रही होती. और ये सारी डोमेन सप्लाई चेन की डोमेन है. और इसमें बिजनेसमैन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, इसमें प्रोफेशनल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, सप्लाई चेन के लिए भी अपॉर्चुनिटी है. इसमें बहुत काम होने वाला है. फिर जब वो मंडी में आ जाती है तो मंडी में प्रॉपर उसको हैंडल नहीं किया जाता, और मंडी से फिर मैन्युफैक्चरिंग तक फिर स्पॉइलेज है, फिर लीकेज है, फिर मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपके होलसेलर तक और रिटेलर तक. तो आप ये जितने भी टेयर्स लगा लें, इन तमाम टेयर्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के एंड के ऊपर और सप्लाई चेन के अंदर जो है अनएफिशिएंसीज मौजूद है, जो पाकिस्तान की जो यील्ड है एग्री की उसको डैमेज करती हैं, लॉस करती हैं. और अगर इसको हम रिकवर कर लें तो आपकी जो एग्री की आउटरीच है, आपकी रीच इंटरनेशनली बढ़ जाती है, क्योंकि आप कास्ट कम कर लेते हैं, एफिशिएंसीज इंप्रूव कर लेते हैं, आप टाइमली मैनेज कर लेते हैं पेरिशेबल आइटम्स को, तो आप ये वाली प्रोडक्शन कहां तक ले जा सकते हो? मिडिल ईस्ट तक ले जा सकते हो, यूरोप तक ले जा सकते हो. लेकिन अगर यहाँ से खेत से लेके आपके पोर्ट तक इनएफिशिएंसी पड़ी है,
तो आप कैसे इसको बेनिफिट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मगर सर गवर्नमेंट का भी तो इसमें रोल है ना कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो है। असद, आपने बहुत अच्छी बात की। रिसेंटली हमने यही काम किया कि हम गवर्नमेंट के लिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, बीइंग अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स, कोई सजेशन, कोई वैल्यू इनपुट्स जनरेट करें, ढूंढी कि वो कौन से काम है जिनको उनको हमने नाम दिया प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर्स। तो हमने कहा कि सप्लाई चेन के अंदर वो प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर कौन से हैं जो कि गवर्नमेंट के हिस्से में आते हैं। दूसरे को हमने कहा कि जी सेकेंडरी ग्रोथ ड्राइवर सप्लाई चेन के अंदर, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। फिर हमने कहा कि एक थर्ड ग्रोथ ड्राइवर है सप्लाई चेन के अंदर जो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो जो गवर्नमेंट के करने के काम है वो है पोर्ट डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जो स्पीड है कार्गो की, गुड्स की मूवमेंट की पर किलोमीटर, उसको बढ़ाना, एयरपोर्ट फैसिलिटी को बढ़ाना। हमने गवर्नमेंट को कहा कि फौरी तौर के ऊपर आप ट्रांसपोर्टेशन की मिनिस्ट्रीज को कायम करें ताकि वन विंडो ऑपरेशन हो सके। ट्रांसपोर्ट वाला जो है 14 मिनिस्ट्री के धक्के ना खाता फिरते। तो ये वो वाले काम है जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, जो कैपिटल डेवलपमेंट के काम है, ये गवर्नमेंट के काम है। अब जो दूसरे नंबर के काम है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ड्राइवर, वो है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। जैसा कि इस वक्त एनएलसी ने पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलके गुड्स ट्रांसपोर्ट चला दी, तो ये हो गया आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। इसको किसी तरीके से बढ़ाया जाए। इसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कहा कि गवर्नमेंट स्टीवर्डशिप ले, और हम जो इस वक्त फ्रीलांस ट्रक इंडस्ट्रीज है इसको हम किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें। जो इस वक्त सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज इवेंट है सप्लाई चेन के अंदर, वो पाकिस्तान की रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। हमने कहा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में एक नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल डेवलप किया जाए जिसमें इंडस्ट्री जो है वो अपना कार्गो उसके ऊपर लोड करे, जो मेरे लिए विजिबल हो। मैं एक प्राइवेट गाड़ी वाला हूं, मैं उसको देख सकूं। तो दरमियान में जो कार्टेल है, जो मिडल मैन है, इसके रोल को एलिमिनेट करके एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए। यूनिवर्सिटीज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन को ग्रो करने के यूनिवर्सिटीज क्या करें? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज का बहुत अहम रोल है क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो R&D नहीं कर सकता। तो इंडस्ट्री आपको सिर्फ अपना प्रॉब्लम बता सकता है। तो हम इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं कि वो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर केस स्टडीज डेवलप करें, उसके ऊपर सक्सेस स्टोरी जनरेट करें, जो कि हमारे सप्लाई चेन की जो नर्सरी यूनिवर्सिटीज में पड़ी हुई है उनको हम इंटरनेशनल पढ़ाने की बजाय कंटेंट हम डेफिनेटली फॉलो करें, लेकिन ऑन ग्राउंड इंडस्ट्री के प्रॉब्लम से फेमिलियर कर दें। हम कम से कम उनको ये बता दें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है। तो जब हर महीने फ्यूल की प्राइस गवर्नमेंट चेंज करती है, उसमें डिक्रीज इंक्रीज आती है, तो इस डिक्रीज और इंक्रीज को फ्रेट के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। क्योंकि जब हम कंटेंट की तरफ जाते हैं तो जिन कंटेंट उन इकोनॉमीज का है जो स्टेबल इकोनॉमीज हैं, जहां पे ऐसी फ्लक्चुएशंस नहीं होती, जबकि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह उनके मुल्क में जो कार्गो होता है वो 110% जो होता है वो कंटेनराइज कार्गो होता है, जबकि मेरे मुल्क के अंदर मैक्सिमम कार्गो जो होता है वो लूज कार्गो होता है। तो लूज कार्गो में जो डिस्क्रिपेंसी आती है वो वेट की आती है। अगर कराची से कार्गो रावलपिंडी जाता है तो ये 1400 किलोमीटर है, इसमें वेरिएंस आ जाता है। तो ऐसी डिस्क्रिपेंसीज को हमारा सप्लाई चेन का स्टूडेंट कैसे हल करेगा? तो ये हमें अमेरिकन कंटेंट में या यूरोप के कंटेंट में नजर नहीं आएगा। ये इसके लिए हमें लोकली जो है वो स्टूडेंट को बताना है। तो इसी तरह कि इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारा गेटवे तो कराची पोर्ट ही है, इसके अलावा हमारे पास ट्रेड का कोई और गेटवे बड़ा है नहीं। तो सारी जो ट्रेड है वो बेसिकली एक गेटवे के जरिए होती है। तो उससे हमें जो नोड्स और लिंक हैं वो डेवलप करने हैं, जो हमारा कंटेंट नहीं बताता। जब कराची से आपका कार्गो रावलपिंडी मूव करता है तो हम इसको कहते हैं अपवर्ड द स्टीम मूवमेंट। तो इसके अंदर जो आपकी डायनामिक्स है वो चेंज हो जाती हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी चेंज हो जाती हैं। जब आपका कार्गो रावलपिंडी से या नॉर्थ से
डाउनवर्ड मूव करता है तो आपकी जो डायनामिक्स हैं, फ्यूल एफिशिएंसीज हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो जब आपकी डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट फ्रेट के ऊपर आता है। तो इसलिए जब पोर्ट से नॉर्थ की तरफ फ्रेट आएगा तो हाई चार्ज पे आएगा, तो ये कंटेंट में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमें लोकल कंटेंट के साथ चलना पड़ेगा।